डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। बीजेपी नेता रविंद्र जागलान मेरे साथ है। निजामपुर गांव से ये ताल्लुक रखते हैं। निजामपुर वो गांव जो हल्के का सबसे आखिरी गांव है एक छोर पर, और टिकट का दावा जो है इन्होंने अपना मजबूत दावा पेश किया है। इनसे बात करते हैं। जागलान साहब, टिकट की संभावना है आपको, कितनी तैयारी है, कितना आश्वस्त हो? पहले तो मैं जितने आपके दर्शक हैं उनको सबको अपनी तरफ से राम राम बोलता हूँ। और टिकट तो भाई साहब, हम तो पार्टी के लिए, संगठन के लिए काम करने वाले आदमी हैं। पार्टी संगठन जैसा तय करेगा, जैसा आदेश देगा, जैसी हमें सूचना मिलेगी हम उसके बारे में सोचते नहीं हैं। जो पार्टी का होगा, पार्टी को टिकट देने का अच्छा लगेगा कि वो अच्छे कार्यकर्ता हैं, अच्छा काम किया है, टिकट देनी चाहिए इनको, तो मजबूती से पार्टी का चुनाव लड़ेंगे। दूसरा, ये इलाका ऐसा रहा है जो मतलब बड़ौदा जो हल्का है वो हमेशा आपकी पार्टी को हराया। इस हल्के ने कभी भी बीजेपी नहीं जीत पाई। ये पहला चुनाव है जब बीजेपी की सरकार है और बीच में ये इलेक्शन हो रहा है, तो कांग्रेस का एक तरह से मजबूत इलाका रहा। लगातार 3 बार कांग्रेस का एमएलए रहा, उससे पहले लगातार चौटाला की पार्टी नैलो यहाँ से जीतती रही। तो कितना मुश्किल मानते इस चुनाव का? देखिए, ऐसा है जैसे हमारी पार्टी पहले यहाँ नहीं थी, हरियाणा में पार्टी आई है, पार्टी ने काम किए हैं। कुछ लोकल कारण होते हैं जिनके कारण पार्टी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पाई, तो पार्टी ने इतने काम किए हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, किसानों का आजकल बड़ा मुद्दा छाया हुआ है। पार्टी ने यहाँ बड़ा मुआवजा बंटवाया है। 54 गाँवों में 103 करोड़ के करीब मुआवजा हमारी पार्टी ने बांटा है, जो किसानों का नुकसान हो जाता था, जिसकी कोई भरपाई नहीं हो पाती थी। किसानों के लिए नहरों के काम किए हैं, नहरों की सफाई करवाई है, ड्रेनों की सफाई करवाई है, नए पुल बनवाए हैं, नई माइनर की रिमोल्डिंग कराई है। जिनमें पानी आता नहीं था, पहले गंद पड़ा था, उनका एक लेवल करवाया है। अब पानी भी आता है, पानी निकल जाता है, लोगों को मुआवजा मिला है। इंफ्रास्ट्रक्चर के इतने काम किए हैं। 2 नेशनल हाईवे, कभी सोचा नहीं था कि बड़ौदा में कभी कोई नेशनल हाईवे निकलेगा। जम्मू से लेकर दिल्ली तक का जो जम्मू कटरा का नेशनल हाईवे वो बड़ौदा से गुजर रहा है। सोनीपत से जींद का ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस है वो बड़ौदा से निकल रहा है। एक सोनीपत से जींद को जोड़ने वाली नई रेलवे लाइन बिछाई गई है। गोहाना से और जींद का 10 मीटर रोड चौड़ा किया गया है। तो तकरीबन 42 ऐसे रोड हैं जो गांव को गांव से जोड़ते हैं, वो बनने लग रहे हैं। 31 नई सड़कें अनाउंस की हैं। आईएमटी की घोषणा की है, जो हमारे एक सबसे बड़ा मुद्दा था कि हमें रोजगार चाहिए बड़ौदा के क्षेत्र में। बड़ौदा के क्षेत्र में कोई रोजगार का साधन नहीं था, तो नेशनल हाईवे आए हैं, उनके साथ आईएमटी आई है। आईएमटी आएगी तो इंडस्ट्री आएगी, उसमें इंडस्ट्री आएगी तो लोगों को रोजगार पैदा होंगे। जो लोग बेरोजगार फिरते थे उन्हें काम मिलेगा। तो हम इन कामों के दम पे ये कह सकते हैं कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ से अपना एमएलए बना पाएगी। आपका गांव हल्के का बिल्कुल सबसे बॉर्डर का गांव है, आखिरी गांव है। जींद जिला नज़दीक पड़ता है, सोनीपत का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा, 3 गुना ज़्यादा डिस्टेंस है। तो आपको नहीं लगता कि इस गांव का जो विकास है वो कभी हुआ ही नहीं? ये सारे बड़ौदा के साथ समस्या है जी। ये जींद वाला लगा लो, अब सोनीपत वाला लगा लो, एक क्या होता है कि डीप में जो गाँव होता है उसका असर तो पड़ता है। लेकिन मैं अपने गाँव को हल्के का लास्ट गाँव नहीं मानता हूँ। मैं अपने गांव को पहला गांव मानता हूं। हमने आखिरी सोच हमारी पॉजिटिव है कि हम भाई हमारा पहला गांव है। और मेरे गांव का सारा बड़ौदा हल्का ही ऐसा पिछड़ा पड़ा था, किसी ने सोचा ही नहीं। सब आते थे, अब अपनी गाते थे, लोगों को बहकाते थे, हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो। काम कुछ किया नहीं। अब हमने 5-6 साल में यहाँ काम करके दिखाया है, तो लोग काम का रिवार्ड देते हैं। ऐसी बात नहीं है कि काम का फल नहीं मिलता है, काम का फल मिलेगा और भाजपा यहाँ से कामयाब होगी। आज मैं आपके गाँव के कुछ लोगों से मिल रहा था, बात कर रहा था, तो उन्होंने बताया कि काफ़ी मुआवजा जो हो मिला निज़ामपुर गांव को इस सरकार में। कितने मुआवजे की राशि, क्योंकि चूँकि आप बीजेपी में हो और ये सारी चीज़ें आप करीब से देखते हो? पहले क्या समस्या थी जी कि जो हमारा जो बड़ौदा का विधानसभा क्षेत्र है, ये सारा का सारा 100% ग्रामीण क्षेत्र है। यहाँ और कोई साधन नहीं है कमाई का, लोग खेती ही करते हैं। सारा का सारा क्षेत्र खेती पे ही डिपेंड है। हमारे यहाँ लो लाइन एरिया बहुत ज़्यादा है। मुआवजा आता है, ना बाढ़ आ जाती है, पानी खड़ा हो जाता है, फसलें बर्बाद हो जाती हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती थी। पहले सुनवाई होती तो क्या होती थी, पटवारी आता था, अपना हिस्सा लेता था, गिरदावरी चढ़ाता था, 2-2, 3-3 रुपये के लोगों के चेक आते थे। लेकिन हमारी सरकार ने किया कि समय पे सर्वे होगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा जो योजना लागू की, वो किसानों के लिए बड़ी जीवन रेखा साबित हुई। जो उनका नुकसान हो जाता था, अब उनका 100% नुकसान का मुआवजा मिलता है। मैं आपको बताता हूँ, पूरे हल्के के अंदर 54 गाँव हैं। 54 गाँवों के अंदर इन 4 सालों में 2016 में स्कीम आई थी और 2020 रबी तक, खरीफ तक हम तकरीबन 105 करोड़ रुपये मुआवजा किसानों को बांट चुके हैं। आपके गांव को कितना मुआवजा मिला इसमें? इस गांव को तकरीबन ये मान लो 15-16 करोड़ रुपये मुआवजा मिल चुका 4 साल में।
पिछली इस सरकार में? इस सरकार में, हाँ जी, जो पहले कभी नहीं आता था। जो 15-16 करोड़ का ही मान लो हमारा और सरकार होती तो नुकसान ही हो जाता, हम इतना टोटे में चले जाते 15-16 करोड़ का। अच्छा, किसान जो वो 3 कानूनों के खिलाफ लगातार जो प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन का कहीं ना कहीं चल ही रहा है लगातार, एमएसपी की गारंटी मांग रहे हैं सरकार से, तो आपको नहीं लगता कि ये जो इलेक्शन है इसमें ये मुद्दा जो है असर करेगा? देखिए, मुद्दा बिल्कुल असर करेगा, लेकिन मेरा मानना भी बड़ा पॉजिटिव है। ये जो 3 किसान अध्यादेश आए हैं, ये किसान पढ़ेंगे, किसान जब ये प्रैक्टिकल हो जाएंगे, अपना जब फसल बेच लेंगे मंडी में, तो वो सारी बातें समझ जाएंगे। ये जो आंदोलन चला हुआ है ये बेसिकली किसानों का नहीं, कांग्रेस का आंदोलन है। हाँ, कांग्रेस की बैक आई जाने से, कांग्रेस के मिसगाइड करने से किसान संशय में तो ज़रूर है कि वो पता नहीं क्या होगा, लेकिन जब उनकी एमएसपी पे फसल बिक जाएगी, उनके हाथ में पैसे आ जाएंगे, उनको पता चल जाएगा कि सच्चाई क्या है, तो वो अपने आप संतुष्ट हो जाएंगे। ये तो वो बात है कि जी हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, नाई वाले बाल हैं, फसल बिकने लाग रही है, आग आ जाए 5-4 दिन में। कपास पे 2150 रुपये का एमएसपी दिया है, किसान इस चीज़ को लेके खुश हैं, लेकिन अभी धान की आवक जो फसल की मंडियों में शुरू हो गई, कुछ किस्में जो सरकार खरीद रही है, कुछ पे भी बात चल रही है। देखिए, सीजन शुरू हो गया है, जो सरकारें फसल एमएसपी खरीदती है वो सरकार फसल एमएसपी पे खरीद रही है, उसके लिए सिस्टम बना दिया गया है और एमएसपी पे ही वो फसलें सारी बिक रही हैं, चाहे कपास हो, चाहे मोटा धान हो, चाहे बाजरा हो, चाहे मूंग हो, वो सारी एमएसपी पे ही बिक रही हैं। कुछ ऐसी फसलें हैं जिनका सरकार एमएसपी तय नहीं करती है, वो प्राइवेट बाजार तय करता है, उनमें भी जैसे ही वो आने शुरू होंगे, वो भी आने कम शुरू हुई हैं, आएंगी, वो भी उनके भी अच्छे दाम मिलेंगे और किसान खुश होकर जाएंगे। कांग्रेस आरोप लगाती है कि 6 साल की सरकार में बीजेपी ने यहाँ इस हल्के के लिए कुछ भी नहीं किया। कैसे कांग्रेस का आरोप? बात ऐसी है जी, 3-4 दिन पहले भूपेंद्र हुड्डा जी आए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी गोवाना में। उन्होंने कोई काम गिनवाया क्या बड़ौदा का? उन्होंने बड़ौदा ने क्या काम किया? एक भी काम गिनवाया हो तो मेरे को बता दो। उन्होंने बताया कि भाई हमने मेडिकल कॉलेज बना दिया, वो गोवाना में आता है, आईआईटी बना दी, वो सोनीपत बना दी। बड़ौदा में क्या काम किया? एक सिंगल काम किया। मैं बड़ौदा में काम गिनवाता हूँ आपको। 2 नेशनल हाईवे दिए उन्होंने, एक रेलवे लाइन दी, गोवाना से जींद का जो रास्ता है वो 10 मीटर चौड़ा किया हमने, और कितने ऐसे काम है। पहले बिजली का क्या हालत थी हमारे यहाँ, हमने 5 नए पावर हाउस बनवाए, 5 उन्होंने बनवाए थे, लेकिन उनके पावर हाउसों को भी हमने अपग्रेड करने का 20 करोड़ की लागत से काम किया। पहले कितनी बिजली आती थी हमारे यहाँ? 5 घंटे 6 घंटे, वो भी टुकड़ों में आती 2-2 घंटे के। अब हम 15 गांव ऐसे हैं चमन गांवों में से जिनमें 24 घंटे लाइट दे रहे हैं, 9 गांव ऐसे हैं जिनमें हम 18 घंटे लाइट दे रहे हैं, 30 गांव ऐसे हैं जिनमें हम 16 घंटे लाइट दे रहे हैं। ये हमारे समय में लाइट आती है। और जितने ये हमारी ये ड्रेनें थी, एक की भी सफाई नहीं हुई। हमने 70 फीट लंबी कीकरें निकाली हैं ड्रेनों में से, सारे सब की कीकरों की क्या कहते हैं ड्रेनों की सफाई करवाई है हमने। जितनी हमारी नहर थी सबकी सफाई कराई है। कुछ माइनर हमारे ऐसी थे जो टूटी जर्जर हालत में थे, जब से बनी थी तब से उनकी कोई संभाल नहीं होती, उनको रीमोल्डिंग कराया है। हमारे यहाँ कुछ एरिया में आप जाओगे तो ये बनवासा वाला है, बड़ौदा वाला है, गढ़वाल वाला है, रंडाना वाला, धनाना वाला, यहाँ पानी का जोड़ तालाब बन जाता था, 6-6 फीट पानी खड़ा होता था। ये क्या करते थे, 1-2 पंप लगाया था इन्होंने, वो भी उठा के अपना नांदल में लेके थे। हमने अब बनवासा में जाना देखना, वहाँ 10-12 पंप हाउस काम कर रहे हैं। जो ड्रेन टूटी रहती थी उसकी दीवारें पक्की करवाई हैं, उसकी सफाई करवाई है। उस पर जो पुराने पुल थे टूट गए थे वो नए बनवाए हैं। आगे जाके जहाँ से ड्रेन नंबर 8 बैक मारती थी उस पर गेट लगवाया है। ये इतने विकासी कार्य करवाए हैं हमने। जो आईएमटी की घोषणा की है, उस जो आईएमटी की घोषणा सरकार की तरफ से की गई है, उसमें आपके गांव की ज़मीन के भी एक्वायर होने की चर्चा है। देखो, उसमें है ना कि 21 के करीब गांव आए हैं आईएमटी में। वो सबसे अच्छी बात ये जो एरिया इसमें आईएमटी में लिया गया है, यहाँ पहले कोई नहीं आता था। अब नेशनल हाईवे आए तो उसके साथ इंडस्ट्री आएगी तो रोज़गार मिलेगा लोगों को। जो यहाँ के युवा बेरोजगार रहते थे, सिर्फ खेती पर डिपेंड करते थे, वो अपना थोड़ा और ऊँचा सोच सकेंगे। जो पहले रोटी की लड़ाई थी कि हमें तो एक रोटी की लड़ाई में रहते, हम तो ऊपर सोचना था घी मिलेगा या सब्जी मिलेगी, अब थोड़ा घी सब्जी की भी सोच लेंगे, लोग कामयाब होंगे। जगमोहन साहब, आप कब से बीजेपी में हो? ज़्यादातर नेता तो, कई सारे नेता ऐसे जो बीजेपी में 2013-14 में है, आप कब से बीजेपी के साथ जुड़े? देखिए, मैं जब रहा हूँ, जब से मेरे को होश आया है, मैं जब थोड़ा 14-15 साल का था, तब से मैं अपने संगठन में शाखा में जाना शुरू कर दिया था मैंने। उसके बाद संगठन के दायित्व रहे, संगठन में काम करते रहे, तब लगा कि भाई अब बीजेपी में काम करना है। जैसे आदेश हुए तो हम 2012 से बीजेपी में काम कर रहे हैं। आरएसएस के साथ या पार्टी के संगठन के साथ कब से जुड़े? मैं अपने बाल्यकाल से जुड़ गया था, 15 साल की उम्र से। सन होगा साहब 97 से। राजनीति के आगे
राजनीति के पीछे हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।